तो दोस्तों जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा सेक्शन 1 में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और उसके बाद इसमें जर्मनी को इनिशियल गेन मिलता है, वो पोलैंड और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लेता है और बाद में जब यूएस की एंट्री होती है, यूएस की एंट्री 1917 में होती है और 1918 नवंबर 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, जिसमें जर्मनी हार जाता है। उसके बाद जो एलाइज कंट्रीज थी, वार गिल्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग जो संधि होती है इनमें, वार गिल्ट क्लॉज जो उसमें था उसके अकॉर्डिंग जर्मनी को दोषी पाया गया, उसको रिस्पॉन्सिबल पाया गया। इसलिए जो भी इनका नुकसान हुआ था एलाइज कंट्रीज का, उसका पेमेंट किसको करना था? उसका पेमेंट जर्मनी को करना था। तो उस पर एक बहुत ही हार्श ट्रीटी इम्पोज होती है, 6 बिलियन पाउंड उसको पे करना था। उसके बाद बहुत सारे रीजन, बहुत सारी टेरिटरी उसकी छीन ली गई, किसकी? जर्मनी की। और ओवरसीज कॉलोनीज छीन ली गई। उसके बाद उसका 1/10 पॉपुलेशन चला गया। फिर उसके बाद उसको डिमिलिटराइज कर दिया गया। बहुत ही हार्श ट्रीटी, ओवरऑल बहुत ही हार्श ट्रीटी इम्पोज की गई जर्मनी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जब इंपेरियल शासन हट जाता है तो उस पर वीमर कॉन्स्टिट्यूट में यानी कि वीमर रिपब्लिक आती है, तो वो गवर्नमेंट बनाती है। तो धीरे धीरे हमने क्या देखा था कि जर्मनी की जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो उसको उतना ज़्यादा कंपनसेशन पे करना था। ठीक है, तो अब सेक्शन 2 में देखेंगे कि हिटलर्स राइज टू पावर। अब हिटलर पावर में आता है किस प्रकार से? तो दोस्तों जो इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी में जो क्राइसिस थे, उससे क्या हुआ, हिटलर का जो रास्ता था वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, यानी इकोनॉमी में क्राइसिस, क्योंकि वीमर रिपब्लिक से लोग नफरत करते थे, उतना पसंद करते नहीं थे। तो वीमर रिपब्लिक इसका कुछ उनको कोई रास्ता भी यानी कि कोई सॉल्यूशन भी नहीं दे पा रहा था, जो क्राइसिस चल रहे थे इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी में। इससे हिटलर का रास्ता तो क्लियर हो जाता है। हिटलर जो कि 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। हिटलर ने अपना जो बचपना था ना, जो अपना उसका यूथ था, उसने पॉवर्टी में गुजारा था, मतलब गरीबी में गुजारा था। यानी कि हिटलर नहीं होता, हिटलर उसको बनाया गया था, हिटलर वो बना था सिचुएशन देख के। हिटलर हिटलर पैदा नहीं हुआ था। वह उसका जो बचपना था, जो उसका जो यूथ था, वो बहुत ही गरीबी में बीता था। तो दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, ब्रोक आउट यानी कि स्टार्ट होता है, तो वह आर्मी में एनरोल हो जाता है। एनरोल यानी कि भर्ती ले लेता है आर्मी में। तो वह एज ए मैसेंजर फ्रंट पे, जो फ्रंट थे वहाँ पे एज ए मैसेंजर का काम कर रहा था। बाद में वो कॉर्पोरल होता है और बहुत सारे वे ब्रेवरी के बहुत सारे मेडल, मतलब कि बहादुरी के बहुत सारे मेडल भी वो जीतता है। तो और उसके बाद जब जर्मन हारता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो हॉरिफाई हो जाता है। उसके बाद जब वर्साइल की जो ट्रीटी होती है दोस्तों, जो कि बहुत ही हार्श ट्रीटी, हमने देखा कि वर्साइल की ट्रीटी जो थी बहुत ही हार्श थी, जो कि जर्मनी के ऊपर इम्पोज की गई थी। तो वर्साइल की ट्रीटी से वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। फ्यूरियस यानी कि क्रोधित हो जाता है। तो 1919 में दोस्तों उसने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइजेशन को उसने टूक ओवर कर लिया। ठीक है, और उसका रीनेम करके उसका नाम क्या रखा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और बाद में इसी पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो दोस्तों 1923 में हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने एक बवेरिया था, ये रीजन था, और एक बवेरिया को अपने कंट्रोल में करने का और बर्लिन पे चढ़ाई करने का द सेंस वहाँ का जो गवर्नमेंट थी उसको गिराने का और पावर को कैप्चर करने का, यानी सत्ता हथियाने का इसने प्लानिंग किया। ठीक है, कि कब इसने ऐसा किया, 1923 में हिटलर ने प्लानिंग किया कि बवेरिया को कंट्रोल में करेगा और बर्लिन पे चढ़ाई करेगा और सत्ता को कैप्चर कर लेगा। बट वह सफल नहीं होता, वह फेल हो जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। ट्राइड फॉर ट्रीजन, उस पर देशद्रोह का मुकदमा, ट्रीजन यानी देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और बाद में वह रिलीज हो जाता है। फिर नाजी, देखो जो नाजीज थे दोस्तों, अर्ली 1930 तक वो इफेक्टिवली जो है कि पॉपुलर सपोर्ट नहीं मोबिलाइज कर पाए थे, यानी कि लोगों का सपोर्ट नहीं था अर्ली 1930 तक। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आता है, यानी बहुत बड़ी जब मंदी आती है, नाजिज बिकेम अ मास मूवमेंट। तब उस टाइम जो नाजिज थे वे एक मास मूवमेंट के रूप में उभर के आते हैं। जैसा कि हमने देखा 1929 के बाद क्या हुआ, बैंक कोलैप्स कर गए, बिजनेसेस जो है कि बंद होने लगे, वर्कर्स जो थे वे अपना जॉब खो देते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, और जो मिडिल क्लासेस वर थ्रीटन विद डिस्टिट्यूशन। डिस्टिट्यूशन यानी कि एक जैसे जो मिडिल क्लास के लोग थे, यार छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, हमने देखा था कि उनको डर था कहीं उनकी स्थिति जो वर्कर्स के लेवल के बराबर ना आ जाए, यानी वर्कर्स के बराबर ना हो जाए, जो वर्किंग क्लास की लेबर है, लेबर के बराबर ना आ जाए, या यहाँ तक कि वो बेरोजगार ना हो जाए। तो जो मिडिल क्लासेस के लोग थे वे डर रहे थे कहीं वो डिस्टिट्यूशन ना हो जाए उनके साथ, यानी कि उनके जॉब ना चली जाए।
इस प्रकार के सिचुएशन में जो नाजीज का प्रोपेगेंडा था, उसने लोगों के मन में एक बेटर फ्यूचर का होप जगा दिया। लोगों के मन में एक आशा आ गई कि हम बेटर फ्यूचर का। ठीक है, प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल। यानी स्पेसिफिक टाइप के मैसेज जो कि इसलिए दिए जाते हैं लोगों को, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके। जैसे कि जब इलेक्शन होता है, आप देखते होगे जो गवर्नमेंट के लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टीज के लीडर्स होते हैं, वो बहुत सारी प्रोपेगेंडा देते हैं। क्यों देते हैं? भले से वो ना करें, बट लोगों को इन्फ्लुएंस पाने के लिए, लोगों का सपोर्ट पाने के लिए देते हैं। इस प्रकार के सिचुएशन में, यानी कि जब क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, पॉलिटी में क्राइसिस चल रही थी, और मतलब पूरा ओवरऑल सिचुएशन हम देखें तो जर्मनी का एकदम गिर चुका था। तो इस प्रकार के सिचुएशन में जहाँ की लोगों का जॉब चला गया था, लोग खाने के लिए मर रहे थे, इस प्रकार के सिचुएशन में जो नाजीज का प्रोपेगेंडा था, उसमें उस नाजी के प्रोपेगेंडा में लोगों को बेटर फ्यूचर की होप दिखाई देती है, एक उम्मीद सी जगती है। 1928 में क्या हुआ? नाजी पार्टी 2.6% से ज़्यादा वोट नहीं पाती है रिस्टैग, यानी कि जो जर्मन का पार्लियामेंट था। जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था? रिस्टैग। जैसा कि हमने देखा, रशियन जो पार्लियामेंट था उसका नाम था ड्यूमा। तो जो जर्मन पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था रिस्टैग का, उसमें 1928 में नाजी पार्टी को 2.6% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता। बट 1932 में क्या होता है दोस्तों, यानी जस्ट चौथे साल, यह सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है जिसको 37% वोट मिलते हैं। तो दोस्तों, जो हिटलर था एक पावरफुल स्पीकर था। उसके पैशन और उसके वर्ड जो थे, या वर्ड यानी उसकी बातें जो थी, लोगों को हिला कर रख देती थी। हिला कर रख देती थी द सेंस कि जब वो बोलता था ना, लोग आकर्षित हो जाते थे, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे उसकी स्पीचेस से ज़्यादा लोग मोबिलाइज हो जाते थे। देख रहे हो कितनी बड़ी क्राउड है। जैसा कि कुछ लोग होते हैं ना, उनकी स्पीचेस में बहुत ज़्यादा दम होता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो स्पीचेस देते हैं। पार्टी में बहुत सारी डिफरेंट पार्टीज में आप देखोगे, कुछ लोगों के स्पीचेस लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के स्पीचेस हमने देखा है, कुछ लोगों की स्पीचेस आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो प्रोपेगेंडा देते हैं। भले से वो काम करे या ना करें, बट लोगों को इन्फ्लुएंस पाने के लिए, लोगों को अपने साइड मोबिलाइज करने के लिए ऐसा करते हैं। तो उसने, अब बात आती है, जो ये पावरफुल स्पीकर था, उसने प्रॉमिस क्या-क्या किया है। जब वो प्रोपेगेंडा दे रहा था, उस प्रोपेगेंडा में उसने क्या-क्या प्रॉमिस किया? उसने प्रॉमिस किया कि जर्मन को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, और जो वर्साइल की ट्रीटी में इनजस्टिस हुआ है जर्मनी के साथ, उसको अंडू करेगा। उसके बाद जो जर्मन लोगों की डिग्निटी है उसको रिस्टोर करेगा, जो डिग्निटी, खोई हुई डिग्निटी है उसको रिस्टोर करेगा। और इसके अलावा दोस्तों, उसने प्रॉमिस किया कि जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, वर्क के लिए जो लुकिंग फॉर, यानी जो बेरोजगार हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, यानी कि उनको काम देगा। और उसके बाद जो यूथ है उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर देगा। अभी हम देखेंगे स्टार्ट, जो ये हिटलर था ना, वो यूथ पे ज़्यादा ध्यान देता था, उसको ज़्यादा वो केयर करता था यूथ के बारे में। ठीक है, तो यूथ का जो फ्यूचर वो सिक्योर कर देगा ही। और उसने क्या प्रॉमिस किया? जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं उसको वीड आउट कर देगा, यानी बाहर निकाल देगा। एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी, और जर्मनी के अगेंस्ट में जितनी भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज है उसका वो डटकर सामना करे। कॉन्स्पिरेसीज यानी कि षड्यंत्र, यानी जर्मनी के खिलाफ जो भी जर्मनी के अगेंस्ट में षड्यंत्र हैं। और दोस्तों, बाद में हिटलर क्या करता है? पॉलिटिक्स के का एक नया स्टाइल जो डिवाइस करता है, तैयार करता है, क्योंकि वह समझता था क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन, यानी कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा को मोबिलाइज करने के लिए, वह रिचुअल्स और स्पेक्टेकल के सिग्निफिकेंस को समझता था। स्पेक्टेकल यानी कि ये प्रदर्शन, यानी कि वो जितना ज़्यादा वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा अपने स्पेक्टेकल को, यानी कि जितने ज़्यादा उसकी पार्टी में, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो रैलियाँ करता था, बहुत सारी रैलियाँ करता था, ताकि लोगों ये रैलियाँ देखेंगे और मेरा सपोर्ट देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो नाजीज लोग क्या कर रहे थे कि वह लोगों में यूनिटी लाने के लिए, लोगों में एकता लाने के लिए, और हिटलर की सपोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए, वो बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स और बहुत सारी रैलियां जो है कि कर रहे थे नाजी लोग। बहुत सारी रैलियां, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग किया इन्होंने। ठीक है, तो दोस्तों, रेड बैनर विद द स्वास्तिका, यानी कि जो स्वास्तिका छपा हुआ लाल कलर का, रेड कलर का झंडा, नाजी सैल्यूट और स्पीचेस के बाद तालियां बजाना, ये सब क्या हुआ? पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करना का, पावर का प्रदर्शन करने का, स्पेक्टेकल यानी कि प्रदर्शन करना, पावर को दिखाने का एक हिस्सा बन जाता है। रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेज, यानी कि जो स्पीचेस के बाद तालियां बजाती हैं उसकी आवाजें। ठीक है, तो दोस्तों, जो नाजी का प्रोपेगेंडा था, उस प्रोपेगेंडा में लोग दिखाने की क्या कोशिश करते थे? हिटलर को एज ए मसीहा, एज ए सेवियर, या एक ऐसे पर्सन के रूप में दिखा रहे थे जो कि लोगों को डिस्ट्रेस से, उनके प्रॉब्लम से वो बाहर निकाल सकता है।
इन नाजी के प्रोपेगेंडा में था, यानी कि जो नाजी पार्टी के लोग थे वो हिटलर को एज ए मसीहा दिखा रहे थे, एज ए सेवियर दिखा रहे थे, या एज एक ऐसा पर्सन दिखा रहे थे जो कि लोगों को उनकी इस प्रॉब्लम से दूर कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a टाइम ऑफ acute economic and political crisis। तो दोस्तों यह जो इमेज थी इसकी हिटलर की इमेज थी ना, कि हिटलर को दिखाया जा रहा था कि वह एक मसीहा है, एक सेवियर है, एक ऐसा पर्सन है जो कि लोगों को उनके प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। तो उस सोसाइटी वो जिस सोसाइटी की जो डिग्निटी है और जो प्राइड है वो शैटर्ड हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है, और जो कि एक बहुत ही एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में रह रहा है वो, उसको यह इमेज जो है काफ़ी पसंद आई। उस सोसाइटी के लोगों को हिटलर की यह इमेज काफ़ी पसंद आई, यानी कि हिटलर पसंद आया। तो देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हिटलर ने किस प्रकार से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, यानी कि ख़त्म करना। होता क्या है कि 30 जनवरी 1933, 30 जनवरी 1933 को क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो हिडेनबर्ग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हिटलर को चांसलरशिप का रैंक ऑफर किया। चांसलरशिप का जो पद था उसको वो ऑफर किया। चांसलरशिप क्या था? चांसलरशिप दोस्तों हाईएस्ट पोजीशन था कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर का, यानी कि जो जर्मनी के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर थे उनमें जो हाईएस्ट पोजीशन था वो चांसलरशिप का था। जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सा है? सबसे हाईएस्ट पद जो है वो है प्रधानमंत्री का, पीएम का। तो वहाँ पे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन था चांसलरशिप। तो चांसलरशिप का पद जो है ऑफर करते हैं प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग किसको? हिटलर को। अभी तक दोस्तों, अभी तक जो नाजी थे उन्होंने कंजर्वेटिव्स को भी अपने साथ जोड़ लिया था, यानी कंजर्वेटिव जो थे, जो कि पहले इनके साथ नहीं थे, अभी वो भी उनके साथ आ चुके थे। जब हिटलर ने पावर एक्वायर कर लिया, यानी पावर अपने कब्जे में कर लिया, हिटलर ने क्या किया कि अब डेमोक्रेसी रूल का जो स्ट्रक्चर था, डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर था, उसको डिसमेंटल करना स्टार्ट किया, यानी तोड़ना स्टार्ट किया। एक मिस्टेरियस फायर लगती है किसमें? जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एक मिस्टीरियस फायर लगती है, किसी को पता नहीं थी आग किसने लगाया। बहुत बोलते हैं कि हिटलर ने लगवाई, बहुत बोलते हैं कम्युनिस्टों ने लगवाई, बट एक मिस्टीरियस फायर ब्रोकआउट होती है जर्मन पार्लियामेंट में। कब? फरवरी में। तो इस घटना से जो हिटलर का मूव था, जो हिटलर का रास्ता था, वो और आसान हो जाता है। हिटलर का रास्ता क्या था अभी हम आगे देखेंगे। तो फायर डिक्री इशू होती है कब? 28 फरवरी 1933 को, यानी फायर एक डिग्री यानी कि अध्यादेश, एक स्पेशल ऑर्डर। तो फायर डिक्री इशू होती है फिर 28 फरवरी 1933 को, जिसके अकॉर्डिंग जो लोगों की जो यानी जो जनता थी जिसके सिविक राइट्स जो थे, वे सिविक राइट्स जो कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटेड थे। ठीक है, जो सिविक राइट था लोगों का वो किसके द्वारा गारंटेड था? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वह वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जिसको वीमर रिपब्लिक ने जो है कि बनाया था। तो ये जो लोगों के सिविक राइट्स थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, यह इनडेफिनेटली लोगों का क्या होता है? सस्पेंड हो जाता है। इनडेफिनेटली यानी इनडेफिनेटली का मतलब अनिश्चित काल के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री के अकॉर्डिंग लोगों का जो सिविक राइट था, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये इंडेफिनेटली जो है कि सस्पेंड कर दिया जाता है। यह फ्रीडम ऑफ जो फ्रीडम थे, जो राइट्स थे, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड थे। ठीक है, अब इसके बाद हिटलर अपना काम स्टार्ट कर देता है, अपना जो उसका मेन एम था वो स्टार्ट करता है। जैसे कि वो अपनी आर्क एनिमीज के पास, आर्क एनिमीज यानी कि जो उसके कट्टर दुश्मन थे, जैसे कट्टर दुश्मन उसके थे कम्युनिस्ट, इनको वो क्या करता करता है जल्दी जल्दी में, हरियरली यानी कि जल्दी जल्दी में, अभी जो न्यूली स्टैब्लिश कंसंट्रेशन कैंप थे उनमें इनको पैक करा देता है। कंसंट्रेशन कैंप जो थे कि वो चारों साइड से मतलब डोर नुमा रहता है, एक यहाँ पे एक स्पेस बीच में रहता है, चारों साइड इलेक्ट्रिक फेंसेस होते हैं, यानी कि वायर रहता है, अभी हम आगे देखेंगे वायर रहता है जिसमें करंट रहता है। तो यहाँ पे सारे लोगों को जो कम्युनिस्ट थे उनको यहाँ पे पैक करा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनमें पैक करा देता है। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, केवल एक ऊपर जाने का रास्ता था, यानी कि चारों साइड इलेक्ट्रिकल फेंसेस थे तो कैसे कोई जा सकता था। तो वह जो रिप्रेशन करता है, जो लोगों पे दबाव डालता है, किसको? कम्युनिस्ट को, वो बहुत ही सेवर करता है। कम्युनिस्ट पे जो रिप्रेशन करता है बहुत ही सेवर था, वो बहुत ही कठोर था। अब दोस्तों एक डुसेल्डॉर्फ एक छोटी सी सिटी थी जिसमें 5 लाख, जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख थी। कितनी? 5 lakhs पॉपुलेशन थी। वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसने कंसंट्रेशन कैंप में जो है कि मरवा दिया। तो जो बची हुई सर्वाइविंग जो फाइलें थी, जैसे 6808 फाइलें वहाँ पे बची हुई फाइलें थी, जिसमें से
1440 यानी 1440 जो फाइलें थी वो केवल कम्युनिस्ट की थी। आप सोच रहे होंगे कि हिटलर केवल कम्युनिस्ट को मार रहा था ना? नहीं, ऐसा नहीं था। ये कम्युनिस्ट लोग तो उन 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम में से एक हैं जिनको कि हिटलर ने मार दिया। यानी लगभग 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स को इसने प्रोसिक्यूट किया नाजी जर्मनी में। ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, 3 मार्च 1933 को फेमस इनेबलिंग एक्ट पास होता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब जर्मनी में फुली स्टेब्लिश हो गया क्या, डिक्टेटरशिप, यानी कि डिक्टेटर का राज आ गया। अब वो डिक्टेटर कौन था? हिटलर था। कब डिक्टेटरशिप का राज आता है? 3 मार्च 1933 को जब इनेबलिंग एक्ट पास होता है। इसके अकॉर्डिंग जर्मनी में क्या स्टेब्लिश हो गया? डिक्टेटरशिप। ठीक है। अब इसने हिटलर को सारी पावर दे दी कि वह पार्लियामेंट को साइडलाइन कर सकता है और रूल बाय डिक्री करने का अधिकार है उसके पास। ठीक है, यानी कि वह पार्लियामेंट्स को साइडलाइन करने का और रूल बाय डिक्री करने का अधिकार आ गया किसके पास? हिटलर के पास। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी और जितने भी ट्रेड यूनियन थे दोस्तों जर्मनी में, सारे बैन कर दिए गए एक्सेप्ट नाजी पार्टी के और इट्स एफिलिएट का मतलब कि जो नाजी पार्टी से संबंध रखते थे, जो नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे। ठीक है, बाकी सारी पार्टीज और यूनियन जो है बैन कर दिए गए। ठीक है। अब जो इकोनॉमी था, इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी, इस पे पूरा कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेती है कौन? गवर्नमेंट। यानी इस पे पूरा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का आ जाता है, स्टेट का आ जाता है। अब दोस्तों स्पेशल सर्विलांस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई जाती है, किस लिए? टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वे दैट नाजीज वांटेड। यानी जो नाजी लोग थे दोस्तों, नाजी जिस प्रकार की सोसाइटी चाहते थे, जिस ऑर्डर में सोसाइटी हो, उस प्रकार से सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, उस ऑर्डर में सोसाइटी को बनाने के लिए उस जो है कि स्पेशल सर्विलांस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई जाती है। वहाँ पे रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म थे, यानी ग्रीन यूनिफॉर्म में ऑलरेडी वहाँ पे पुलिस एग्जिस्ट कर रही थी और ऐसे यानी कि स्टॉर्म ट्रूपर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, यानी कि जब डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश नहीं हुआ था इसके पहले से ही। ठीक है। तब इसके बाद नई नई स्पेशल फोर्सेस बनाई जाती है, जैसे इसके गेस्टापो, गेस्टापो यानी कि सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस यानी कि प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस, ये नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। ठीक है। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। और इन जो न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेज थी दोस्तों, ये जो फोर्सेज बनाई गई थी जैसे कि गेस्टापो, एसएस यानी प्रोटेक्शन स्क्वाड, उसके बाद क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये जो नई नई प्रोटेक्शन फोर्सेज यानी कि ऑर्गेनाइज फोर्सेज जो बनाई गई थी, इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया जाता है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब कि असंवैधानिक पावर दे दिया जाते हैं और इसकी वजह से ये लोग ऐसे कृत करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, इतना ज़्यादा लोगों का दमन करते हैं जी न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्स से। इससे क्या होता है, नाजी का जो रेपुटेशन था, नाजी स्टेट का जो रेपुटेशन था, वह एज मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट के रूप में होता है। मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल यानी कि एक कुख्यात आपराधिक वाला स्टेट के रूप में इसका रेपुटेशन होता है नाजीज्म का। ठीक है। अब जो है कि डिक्टेटरशिप आने के बाद लोगों को डिटेन किया जा सकता था गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में, उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा सकता था, उनको डिपोर्ट किया जा सकता था, यानी कि देश निकाला दिया जा सकता था और अरेस्ट किया जा सकता था बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। अब देखो, बिना किसी लीगल प्रोसीजर को उनको गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर में डिटेन कर किया जा सकता था, यानी इनके पास अधिकार थे। कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा सकता था, उनको डिपोर्ट किया जा सकता था, यहाँ तक अरेस्ट किया जा सकता था बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। ठीक है। और जो पुलिस थी उनको एक्वायर था क्या? पावर एक्वायर था टू रूल विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का क्या मतलब है? इम्प्यूनिटी का मतलब दोस्तों, जैसे कि कोई एक एक्ट है, यानी कोई भी काम आपने किया जो कि इलीगल काम है, लॉ के अगेंस्ट में है, और आप अगर नॉर्मल एक आप पर्सन हो, अगर आप इस काम को करोगे, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, यानी कि आप पनिश किए जाओगे। बट ये पुलिस जो फोर्सेस थी, इनको पावर था, इनको इम्प्यूनिटी के साथ ही रूल कर रहे थे, यानी कि इनको इम्प्यूनिटी का मतलब समझो माफ कर देना। तो अगर ये ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो कि इलीगल है, जो कि पनिशेबल एक्ट है, बट इनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती। ठीक है, समझना इस चीज को, यानी कि वही काम अगर आप करते आपको पनिशमेंट मिलता, बट इनको पावर था, इनके पास अधिकार था कि विद इम्प्यूनिटी आप वो काम कर सकते थे जो कि पनिशेबल काम है, यानी कि दूसरा कोई करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, ये करेंगे इनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन, अभी तो सबसे पहले उसने काम क्या किया कि जर्मनी को जो कम्युनिस्ट थे उनसे हटाना शुरू किया। ज़्यादा से जो लोग उसका विरोध कर रहे थे हिटलर का, सारे के सारे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में वो डाल देता था। अभी देखते हैं, अब वो जर्मनी की तरफ आता है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने, जो उसकी इकोनॉमी खोई हुई इकोनॉमी थी, लोगों की जो डिग्निटी खत्म हो गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी टेरिटरी लोग छीन लिए थे, अब उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करने आता है।
तो दोस्तों सबसे पहले काम हिटलर क्या करता है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, इकोनॉमिक रिकवरी का यानी इकोनॉमिक को उठाने का जो उसका काम था वह रिस्पॉन्सिबिलिटी वह हिटलर किसको असाइन करता है, इकोनॉमिस्ट जेल्मर स्केच को, जिसका एम क्या था कि वह स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के जरिए फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट देगा। यानी कि स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के जरिए यानी कि स्टेट जो होगी यानी जो गवर्नमेंट होगी वह लोगों को अपने प्रोग्राम के जरिए क्या करेगी कि फुल प्रोडक्शन करेगी और फुल एम्प्लॉयमेंट देगी। ठीक है, ये एम किसका था, जो इकोनॉमिस्ट थे जेल्मर स्केच। और इसी प्रोजेक्ट के जरिए फेमस जर्मन सुपर हाईवेज जो है कि प्रोड्यूस होते हैं, और जो लोगों की फेवरेट कार थी पीपल्स कार वो वॉक्सवैगन, वो भी इसी जर्मन यही जो प्रोजेक्ट था इसी के थ्रू जो है कि प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और दोस्तों अब आता है हिटलर फॉरेन पॉलिसी की ओर। तो फॉरेन पॉलिसी में हिटलर को क्विक सक्सेस अक्वायर करता है, जल्दी जल्दी सफलता मिलती है। वह लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को निकाल लेता है 1933 में। ठीक है, और जो उसका राइनलैंड एरिया था, राइनलैंड रिसोर्सेज वाला एरिया था जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज थे, जो कि अलाइज पावर क्या की थी, कब्जा कर ली थी। अब वह क्या करता है, राइनलैंड को फिर से रीऑक्यूपाई कर लेता है। कब, 1936 में। और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को वह क्या करता है 1938 में इंटीग्रेट कर देता है, मिला लेता है। किस स्लोगन के अंडर में, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, यानी कि उनसे बोला कि केवल एक लोग यानी जो जनता होगी, आप ऑस्ट्रिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया की एक जनता है, एक एम्पायर होगा, केवल एक लीडर होगा। तो उसको 1930 में इंटीग्रेट कर लेता है किसको, ऑस्ट्रिया को। ठीक है, उसके बाद वह क्या करता है कि जो जर्मन स्पीकिंग स्टूडेंट लैंड था कहाँ का, चेकोस्लाविया का, उस प्रांत पे वो क्या करता है, उस प्रोविंस पे कब्जा कर लेता है। और उसके बाद ग्लोबल ऑफ द इंटायर कंट्री, ग्लोबल मतलब ले लेना, कब्जा कर लेना या हड़प लेना। उसके बाद पूरे स्लोवाकिया को ही कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों अब इन सारे कामों में जो काम कर रहा था, अभी यहाँ तक पूरा उसको अनस्पोकन सपोर्ट था किसका, इंग्लैंड का। अनस्पोकन सपोर्ट यानी कि क्लियरली सामने नहीं आ रहा था, यानी कि लोगों को बता नहीं रहा था कि वह जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है, हिटलर को सपोर्ट कर रहा है, बट उसको अनस्पोकन सपोर्ट था, वह सपोर्ट कर रहा था। अभी देखेंगे कि इस पे भी चढ़ाई कर देता है, इंग्लैंड के ऊपर भी चढ़ाई कर देता है कौन, हिटलर। ठीक है, तो अब बात आती है कि इंग्लैंड क्यों सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड कंसीडर करता था, मानता था कि जो वर्साइल की का वर्डिक्ट जो हुआ है उस पर जो हार्श ट्रीटी इम्पोज की गई है वह बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए वो उसको अनस्पोकन सपोर्ट कर रहा था जर्मनी को। ठीक है, तो यह जो क्विक सक्सेस था, मतलब होम पे भी और अब्रोड जो क्विक सक्सेस मिला इसको, हिटलर को, इससे ऐसा प्रतीत होता, लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह जो कंट्री का डेस्टिनी है, जो कंट्री का भाग्य है उसको बदल देगा। ठीक है, यानी कंट्री की जो स्थिति है वह सुधर जाएगी। अब दोस्तों हिटलर यहीं तक नहीं स्टॉप हुआ, इतना करने के बाद स्टॉप नहीं हुआ। अब आगे स्केच जो था, जर्मन स्केच, इसने एडवाइस दिया हिटलर को कि वह रीआर्मामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करे। रीआर्मामेंट यानी कि आर्मीज पे और हथियार लेने पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि स्टील जो स्टेट है, उस स्टेट की जो इकॉनमी है अभी भी वह जो है कि घाटे में चल रही है। तो इसके बाद हिटलर ने क्या किया कि अपने आप उसने बोला कि आप हिटलर समझते हो, हिटलर तुम हो कि मैं हूँ। हिटलर ने क्या किया कि इनको हटा दिया, क्योंकि कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, क्योंकि जो समझदार लोग हैं नाजी जर्मनी में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। तो इस स्केच को उसके पद से हटा दिया जाता है। हिटलर बहुत ही मतलब जो करता था, हिटलर का मानना जो मैं हूँ वही, जो मैं चाहूंगा वही होना चाहिए। तो ये अच्छी राय देते हैं कौन, जो जर्मन स्केच थे, वो एडवाइस करते हैं कि रीआर्मामेंट पे यानी कि सैनिकों पे और हथियारों पे इतना पैसा, यूजुअली इतना पैसे हमको इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो अभी भी खतरे में है, अभी भी घाटे में है। तो उनको हिटलर जो है उनके पास से हटा देता है। और हिटलर ने क्या किया दोस्तों, हिटलर ने अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का जो जरिया था, निकलने का जो रास्ता था, उसने युद्ध को चुना, उसने वार को चुना, कि वार के जरिए वो क्या करेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता था कि टेरिटरी को एक्सपैंड करते हुए वह टेरिटरीज को एक्सपैंड करते हुए रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना था उसको। ठीक है, यानी कि हिटलर चाहता था वह टेरिटरी जो है उसको एक्सपैंड करता हुआ रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करेगा। इन सितंबर 1939 क्या हुआ कि जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेड कर दिया, इन्वेड यानी कि आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसके बाद जैसे उसने पोलैंड पे आक्रमण किया कि उसका वार, जर्मनी का वार और किससे स्टार्ट हो जाता है, फ्रांस और इंग्लैंड से भी स्टार्ट हो जाता है। इधर पोलैंड से लड़ रहा था, इधर फ्रांस और इंग्लैंड से भी उसका युद्ध स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे उसने क्या किया,
पोलैंड पे उसने वॉर स्टार्ट कर दिया, किसने, जर्मनी ने। इस पे जैसे ही हमला किया तो इधर इसका स्टार्ट फ्रांस और ब्रिटेन से भी स्टार्ट हो जाता है। इंग्लैंड वही इंग्लैंड जो कि अभी तक अनस्पोकन को सपोर्ट था जर्मनी को, ठीक है। और सितंबर 1940 में एक ट्रिपाटाइट पैक्ट साइन होता है, एक संधि साइन होता है, पैक्ट यानी संधि या समझौता, किसके किसके बीच में, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हिटलर का क्लेम था इंटरनेशनल पावर को, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, हिटलर और पावरफुल हो जाता है, ठीक है। पपेट रेजिम्स, जो पपेट रेजिम थे, पपेट रेजिम यानी जो नाजी जर्मनी के सपोर्टिव थे, उनको ऑल ओवर द यूरोप के लार्ज पार्ट में उनको स्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 1943 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर, पिनेकल यानी कि शिखर, यानी सबसे ऊंचाई पे। तो जो बाय द 1940 क्या हुआ कि हिटलर का जो पावर था वो अपने पिनेकल पे था, अपने शिखर पे था। अब क्या होता है कि हिटलर अपना जो उसका लॉन्ग टर्म एम था, उसका लॉन्ग टर्म एम क्या था कि वह कॉन्क्वेर करे ईस्टर्न यूरोप को, कॉन्क्वेर यानी जीतना, कि वह ईस्टर्न यूरोप को जीते। तो हिटलर अब अपने लॉन्ग टर्म एम को अचीव करने की ओर आगे बढ़ता है। लॉन्ग टर्म एम क्या था कि वह ईस्टर्न यूरोप को जीत ले, ठीक है। वह फूड सप्लाईज को सिक्योर करना चाहता था और जर्मन्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्पेसेस सिक्योर करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया जून 1941 में। सबसे बड़ी उसने जो ब्लंडर किया, सबसे बड़ा ब्लंडर किया हिटलर ने, यही किया कि 1941 में जून में उसने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर, यानी इस हिस्टोरिक ब्लंडर में हिटलर एक्सपोर्ट द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। तो इसमें क्या किया है, इस ब्लंडर में क्या किया कि जर्मनी ने दोस्तों, कि इधर तो वह सोवियत आर्मी से वेस्टर्न फ्रंट पे, ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ रहा था, इधर वेस्टर्न फ्रंट पे फ्रांस और ब्रिटेन से लड़ रहा था। जहाँ पे ब्रिटेन की जो एरियल आर्मीज थी, एरियल जो सेना थी, इस पे बम्बिंग कर रही थी, इधर से रशियन सेना इनको जो है कि धो रही थी इनको। मेरा अब देखो ये बात आती है कब की, कि 1940 तक, तब तो 1940 तक 1941 तो बहुत, वो हमने देखा कि जो 19 फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तब जो रशिया था उतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं था, बट 1941 में सिचुएशन चेंज हुआ था, हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड से इनको आर्मी जो है कि जर्मनी आर्मी को दोनों साइड से अच्छा खासा लड़ाई लड़ रही थी, और यहाँ पे रशियन आर्मी स्ट्रांग हो रही थी, इधर पे जो है कि ब्रिटिश आर्मी। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad। जो सोवियत रेड आर्मी थी, रशिया की जो सोवियत रेड आर्मी थी, उसने इन्फ्लिक्ट किया मतलब थोपना या देना, क्रशिंग और ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दिया, यानी कि हरा दिया, ओवरऑल हरा दिया किसको, जर्मनी को। कहाँ पे, स्टालिनग्राड में। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि जब उसने स्टालिनग्राड में जर्मनी को हरा दिया, तब कोई हारता है क्या करता है, रिट्रीट करता है, वापस भागता है। तो सोवियत रेड आर्मी ने हाउडेड आउट मतलब कि पीछा करना, इस रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर का, जो जर्मन सोल्जर वापस भाग रहे थे उनका तब तक पीछा करती है जब तक वे बर्लिन के बीचों बीच नहीं पहुंच जाते हैं। जो रशियन आर्मी थी इनका पीछा स्टार्ट कर देती है, इनको तब तक पीछा करती है जब तक वो बर्लिन पे ना हो, बर्लिन के सेंटर में यानी बीचों बीच नहीं पहुंच जाते हैं। वहां पे अभी क्या हुआ, स्टैब्लिशिंग सोवियत हेजेमनी ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर। उसके बाद लगभग हाफ सेंचुरी तक सोवियत हेजेमनी जो है कि पूरे इंटायर ईस्टर्न यूरोप पे जो स्टैब्लिश हो गया, यानी कि अब जो है कि सोवियत को लोग पावरफुल मान रहे थे। उसके बाद हाफ सेंचुरी तक। मीनवाइल, अभी तक यूएसए ने रेसिस्ट किया था इस वॉर में इन्वॉल्व होने का, मतलब वह अभी तक इस वॉर में नहीं इन्वॉल्व हुआ था। क्यों, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आई, जो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हुई, वह फिर से नहीं चाहता था, ठीक है। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर, बट यूएस चाह के भी अपने आप को इस वॉर से ज्यादा टाइम तक दूर नहीं रख सका। क्यों, क्योंकि जापान वाज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। अब जो जापान था वह ईस्ट में अपनी पावर क्या कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था, ठीक है। उस इसने फ्रेंच इंडो चाइना को क्या कब्जा कर ऑक्यूपाई कर लेता है, और उसने प्लानिंग किया यूएस नेवल बेसिस, जो पैसिफिक ओशियन में यूएस नेवल बेसिस है उस पर अटैक करने की प्लानिंग किया, किसने, जापान ने, ठीक है। अभी तक यूएस एंट्री नहीं मारा था, इन्वॉल्व नहीं हुआ था इस वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में, बट हमने देखा कि जापान क्या कर रहा था, जापान अपनी पावर को एक्सपैंड कर रहा था, किसमें, किधर, ईस्ट में। तो इसने फ्रेंच इंडो चाइना को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, और जो भी यूएस नेवल बेसिस थे कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में, उस पर अटैक करने की प्लानिंग करता है। आगे क्या होता है, जापान को जब हिटलर का सपोर्ट मिल जाता है, तब जापान ने क्या किया, यूएस जो नेवल बेस था पर्ल हार्बर में, वहां पे बम्बिंग कर देता है, वहां पे हमला कर देता है। तब अब यहाँ यूएस की एंट्री हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वार में।
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस की एंट्री होती है और यह वार खत्म हो जाता है मई 1945 में। हिटलर की हार होती है और यूएस ने 1945 में क्या किया, हिरोशिमा, जापान में जो हिरोशिमा है वहां पे बम्बिंग, एटम बम ड्रॉप कर दिया। अब उस एटम बम का इफेक्ट आप जानते हो कितना खतरनाक है, अभी तक भी उसका इफेक्ट है उधर। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmholtz and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. तो दोस्तों जो हमने ब्रीफ अकाउंट एक शॉर्ट में जो हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, अब हम फिर से हेलमत की स्टोरी पे आते हैं, हेलमत और के फादर की स्टोरी पे आते हैं। यानी कि एक ऐसी स्टोरी नाजियों की, एक ऐसी नाजी के क्रिमिनलिटी की एक ऐसी स्टोरी जो कि वॉर के टाइम पे हुई। यानी कि नाजी पार्टी ने या नाजी लोगों ने जो अपराध किया युद्ध के दौरान, अब उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है।